हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका संबंध है प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ में। और आज हम मगध साम्राज्य के ऊपर चर्चा करेंगे। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर। और प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर जब हम बात करें तो उसमें कुछ जगहों का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही दर्शनीय रहा है। और जो पुराने समय में उनका भारतीय राजनीति के ऊपर दबदबा रहा है वो बहुत ही देखने का मिल रहा है। उन्हीं जगहों में से एक जगह थी मगध की, जहां पर अलग अलग समय में बहुत सारी वंश, साम्राज्य ये आए और गए जिन्होंने भारतीय इतिहास के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। ठीक। तो आज हम मगध में जितने शासकों ने जितने वंश वहां पर रहे जिन्होंने उसके ऊपर शासन किया उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा ये भी बात करेंगे कि मगध का जो स्थान रहा है वो भारतीय राजनीति में, प्राचीन भारतीय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक। तो सबसे पहले इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि मगध के उत्थान के कारण क्या थे। ठीक। तो जब हम बात करें कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक। और जिसको हम मगध कहते हैं वो आधुनिक बिहार में पटना और गया जिले को मिला करके कहा जाता था, उतने में ये फैला हुआ था। और मगध के अलावा जो चार सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे उनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती का नाम आता है। ठीक है। और मगध ने धीरे धीरे करके जो बचे हुए तीन महाजनपद थे, कौशल, वत्स और अवंती, इनको पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो पुराने हमको क्या कहते हैं प्रमाण मिलते हैं उसके हिसाब से जो मगध की राजधानी थी उसको गिरिव्रज कहा जाता था, जिसको वर्तमान में हम राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जब हम बात करें कि मगध के उत्थान के मुख्य कारण क्या थे, सबसे पहला कारण विस्तृत उपजाऊ मैदान। जमीन बहुत ही उपजाऊ थी और यहाँ पर खेती बहुत ही विकसित अवस्था में थी। उसके अलावा इस जगह के साथ में जो क्या कहते हैं जो फैलाव था उसके साथ में जो प्राकृतिक सुरक्षा थी वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हर कोई यहाँ आ नहीं सकता था और यहाँ पर आकर के सरवाइव नहीं कर सकता था। ठीक। तो इस वजह से लोगों को यहाँ तक पहुंचने में ही बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए अगर यहाँ पर एक बार कोई साम्राज्य स्थापित हो जाता था तो कहीं ना कहीं उसको प्राकृतिक सुरक्षा बहुत हद तक मिलती थी। उसके अलावा इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी, बहुतायत थी, भरमार थी। ठीक। जब उपजाऊ मैदान था, सुरक्षा थी, खनिज संसाधन थे, तो कहीं न कहीं व्यापार में वृद्धि होना भी लाज़मी बात थी। ठीक? जो कहीं न कहीं हमको जब हम इसके इतिहास को देखें, तो जैसे-जैसे सदियाँ बीतती गईं, साल गुज़रते गए, तो ये भी समझ में आता है कि वहाँ पर जो व्यापार था, वो बहुत ही उन्नत अवस्था में था। उसके अलावा वन क्षेत्र बहुत सारा था, ठीक है? और हाथियों की उपलब्धता भी बहुत सारी थी, जिसकी वजह से सामान को लाना ले जाना, लोगों को लाना ले जाना, कहीं न कहीं उसकी वजह से उसमें आसानी होती थी। एक और जो एक बहुत बड़ा रीज़न था वो था कृषि में लोहे का उपयोग। ठीक? उस समय में खेती बहुत ही उन्नत अवस्था में पहुँच गई थी इस क्षेत्र में और लोहे के जो उपकरण हुआ करते थे उनका खेती में इस्तेमाल होने लग गया था। उसके अलावा उस समय की एक मुख्य फसल हुआ करती थी धान की। ठीक। और उसकी रुपाई किस तरीके से की जानी है इसकी पद्धति का विकास भी हो चुका था और जो यहाँ पर लोग अपने इस्तेमाल में लेकर के भी आ रहे थे, जिससे यहाँ पर उनको अच्छी पैदावार लगातार मिलती जा रही थी। कृषि में उनको साथ में काम करने के लिए कर्मकारों की और क्या कहते हैं दासों की जरूरत पड़ती थी और जिसकी उपलब्धता भी वहां पर हुआ करती थी। ठीक। उसके अलावा इस जगह पर जो देखा जाए तो हम स्पिरिचुअली बात करें तो बहुत सारे नए धर्मों का उदय भी हुआ और उन धर्मों के उदय होने से भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को फायदा हुआ।
इसके अलावा लोगों में सामाजिक खुलापन था और जो उनका दृष्टिकोण था वो बहुत ही प्रोग्रेसिव था, प्रगतिशील था, जिसका भी कहीं न कहीं जो प्रभाव है वो हमको देखने को यहाँ पर मिलता है और ये भी देखने को मिलता है कि इसकी वजह से ही कहीं न कहीं इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट था, जो ग्रोथ थी, उसमें तेज़ी आई। जैसे हमने कहा कि कृषि में लोहे के औजारों का उपयोग प्रारंभ हो चुका था, जिसकी वजह से जो उत्पादन था बहुत ही अच्छे स्तर पे पहुँच गया था, ठीक है? और सिर्फ़ धान में ही नहीं, अलग-अलग फसलों के खेत में भी अलग-अलग फसलों के बारे में जब बात करें तो यहाँ पर उसकी कृषि को लेकर के अलग-अलग पद्धतियाँ विकसित हो चुकी थीं, जिसको यहाँ के किसान अच्छे तरीके से यूज़ में उपयोग में लेकर के आते थे, जिस वजह से जो कृषि का उत्पादन था, वो भी बहुत अच्छा था। ठीक है? उसके अलावा हमारे पास जब खनिज संसाधन थे, उपजाऊ ज़मीन थी, के खेती की बहुत सारी पद्धतियाँ यहाँ पर थीं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि शिल्प और उद्योग, ये दोनों भी इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकसित हुए। जिसके और इसके अलावा जो यहाँ पर वाणिज्य व्यापार और मुद्रा का जो हिसाब-किताब था, उसका व्यापार भी उसका जो चलन था, वो भी वहाँ यहाँ पर बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। जब हम वैदिक जब हम वैदिक प्रमाणों के बारे में बात करें, तो ईसा से छठी शताब्दी पूर्व 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, ठीक? ईसा से छठी शताब्दी पूर्व में मगध का जिक्र हमको उल्लेख मिलता है, शास्त्रों में मिलता है, वैदिक साहित्य में मिलता है और ये वो समय था जब द्वितीय नगरीकरण का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक? और उसकी वजह से यहाँ पर जो राज्यों का निर्माण था उसकी प्रक्रिया को भी बल मिला, ठीक है? और इस समय के साम्राज्य काल के बारे में जो अनुमान है, उस समय के बर्तनों से लगाया जा सकता है कि मतलब कि जो नगर व्यवस्था थी वो उस समय में अस्तित्व में हुआ करती थी। इस समय के जो मिट्टी के बर्तन थे, उनको उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के रूप में जाना जाता था। ठीक? मृदभांड तो हमने खैर कई जगहों पे पढ़ रखा है, ठीक? जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनको मृदभांड कहा जाता था और इस समय जो मगध के स्पेशली थे उनको उत्तरी काले चमकीले मृदभांड कहा जाता था। राज्य को कहना चाहिए एक जो ठोस स्वरूप था, यहाँ का जो व्यापार था उसमें आर्थिक और सामाजिक आधार पर प्राप्त हुआ, ठीक? तथा कारारोपण प्रणाली स्थापित हो गई। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया। जैसे हमने कहा कि पुराने समय के जो हमें प्रमाणों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पहला उल्लेख है वो अथर्ववेद में पढ़ने को मिलता है, ठीक है? तो और जब हम इस जगह के बारे में बात करें, तो शुरुआत में अलग-अलग वंश आए, लेकिन यहाँ कहना चाहिए उन वंश का भी उद्गम इसी जगह से हुआ, जिन्होंने आगे चल कर के भारतीय इतिहास के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ी, जिसमें गुप्त साम्राज्य आता है, मौर्य साम्राज्य आता है, उसके अलावा भी और बहुत सारे साम्राज्य आते हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात ये थी मगध साम्राज्य के साथ में कि यहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में थी और यहाँ पर गांव के प्रधान को ग्रामक कहते थे, ग्रामक के नाम से जाना जाता था, ठीक है? उ उसका काम था कि वह न्यायिक प्रणाली को ठीक रखेगा, सैन्य प्रणाली को ठीक रखेगा, ठीक? और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम होंगे, उनको देखेगा और इस दौरान, इस समय में जब हम क्या कहते हैं वैदिक साहित्य के बारे में बात करें या वैदिक काल के बारे में बात करें, तो यहाँ पर धर्म का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, ज्योतिष का विकास हुआ और दर्शन का भी विकास हुआ, ठीक? और उसी का प्रभाव हमको तब से अब तक देखने को मिलता है कि मगध साम्राज्य को या मगध को हम इतने सालों के बाद भी जानते हैं, मानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक? तो अब आते हैं यहाँ पर जो जिन साम्राज्यों का शासन रहा है, जो वंश यहाँ पर विकसित हुए, ठीक है? उनके बारे में बात करते हैं। तो ईसा से छठी शताब्दी पूर्व में हमने बात की, जैसे कि यहाँ पर 544 से 412 ईसा पूर्व में यहाँ पर हर्यक वंश स्थापित हुआ था, ठीक है? उसका शासन था और हर्यक वंश मगध का पहला राजवंश था, ऐसा माना जाता है, जिसका कार्यकाल
544 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व तक रहा। और हम प्रमाणों के बारे में बात करें तो हर्यक वंश की राजधानी राजगृह में स्थित थी, ठीक, जो बाद में पटना में स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक। और जब हम इसी क्रम में आगे बढ़ें तो हर्यक वंश के कुछ प्रमुख शासक, ठीक, उनमें बिंबिसार का नाम आता है, अजातशत्रु का नाम आता है, उदयन का नाम आता है। जो बिंबिसार का शासनकाल था वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अजातशत्रु का राज्यकाल 492 से 460 ईसा पूर्व का माना जाता है। और उदयन का जो राज्यकाल है वो 460 से 440 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जो पहला राजा था उसके बारे में बात करते हैं। ठीक। तो जैसे हमने पढ़ा कि उसका नाम था बिंबिसार, ठीक, और जिसका राज्यकाल जो था, शासनकाल था, 544 से 492 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है। और अगर हम बौद्ध ग्रंथों में जो क्या डेटा दिया हुआ है उसमें जिक्र है उसके हिसाब से माने तो बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में जो राजपाट था उसको संभाल लिया था। और बिंबिसार को जैन ग्रंथों में सिरनिक के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार ने गिरिव्रज, और जिसको हम राजगृह भी कहते हैं, उसको मगध की राजधानी बनाया था। ठीक। बिंबिसार का जो कहना चाहिए आउटलुक था वो क्या कहते हैं एक्सपेंशन की तरफ ज्यादा था कि उसने विजय और विस्तार की नीति को अपनाया था। ठीक। और उसको अपनाते हुए उसने अंग देश के ऊपर अधिकार कर लिया था। उस समय में अंग का जो शासक था उसका नाम था ब्रह्मदत्त। जब बिंबिसार ने उसके ऊपर अटैक किया है, उसके ऊपर आक्रमण किया है, और सिर्फ अपने राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसमें जो वो विजय पाता जा रहा था, जो विस्तार करता जा रहा था, उसके लिए उसने सिर्फ कहना चाहिए सिर्फ सैन्य सहायता ही इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। बिंबिसार ने पहला विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से किया था। ठीक है। तो इनकी पहली पत्नी का नाम था कौशल देवी। ठीक। और उन्होंने जो दूसरा विवाह था वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी से किया था, और इनका नाम था यहाँ पर चिलना। ठीक है। और तीसरा विवाह उन्होंने मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से किया था। इनका यहाँ पर नाम था क्षेमा। ठीक। तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि उन्होंने तीन तीन विवाह किए थे। और उनके समय में उनके राज्य में, बिंबिसार के राज्य में करीब करीब 80,000 बस्तियां स्थापित हो चुकी थी। ठीक। एक बात जो यहाँ पे देखने काबिल है, बताने काबिल है, वो ये कि बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे, उनके कंटेम्परेरी थे। और जो भी अकाउंट उस समय का ह्वेनसांग ने लिखा है उसके हिसाब से बात करें तो बिंबिसार ने राजगीर नगर की स्थापना की थी, जिसको उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है। और बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्र प्रद्योग से भी युद्ध किया था। बाद में जब उनको पीलिया रोग हो गया था तो उनके इलाज के लिए उन्होंने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। तो उनके राज्य वैद्य का नाम था जीवक, जिसको हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है। और वो बिंबिसार सिर्फ बुद्ध का समकालीन ही नहीं था, बल्कि बाद में उनका अनुयायी भी बन गया था। ठीक। और उसने बौद्धों को बेलवन नामक वन दान में दिया था। ठीक। और उसके साथ ही वो कहना चाहिए बौद्ध धर्म का एक पैटर्न, मतलब कि संरक्षक भी बन गया था। और जो वन इन्होंने उनको दान में दिया था उसका नाम है वेल वन। ठीक। तो
तो अब आते हैं इसी वंश के दूसरे शासक के ऊपर बात करते हैं। दूसरे शासक का नाम था अजातशत्रु, जिनका राज्यकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है। अजातशत्रु राजा बना था और वो बिंबिसार का पुत्र था, लेकिन उसने गद्दी बिंबिसार की हत्या करके हासिल की थी, जिस बात के प्रमाण मिलते हैं। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, महावीर जैन दोनों का ही समकालीन था। अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध युद्ध किया। उसने कौशल और काशी को पराजित कर दिया था। जैसे हम कह रहे थे, जो महाजनपद थे उनके ऊपर उसने अधिकार कर लिया था, तो उसमें कौशल और काशी के ऊपर उन्होंने अजातशत्रु के समय में आक्रमण किया गया था और उनके उनके ऊपर अधिकार कर लिया गया था। उन्होंने अपने मंत्री सुनीत और वर्षकार की सहायता से वज्जी संघ को पराजित किया था। तो जो इनके मंत्री थे उनका नाम था सुनीत और वर्षकार। ठीक, जिनकी मदद से उन्होंने वज्जी को युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। और इसके लिए एक तरीके का जैसे डिप्लोमेटिक तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि उस जगह में फूट डाल दो, और जिसकी वजह से जो इनका प्रयास था उसको जीतने का वो आसान हो गया। ठीक है। और वैशाली के विरुद्ध युद्ध में उसने रथभूषण और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया था। तो जो हथियार उसने यूज किए थे उनका नाम है रथ मूषण और महाशिला कंटक। ठीक। तो जब बात की जाए तो अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। आफ्टर ऑल उसने सारे महाजनपदों को हरा दिया था, उनको अपने राज्य में मिला लिया था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने उस समय में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कह लीजिए या साम्राज्य कह लीजिए, वो बन गया था। जब हम उनकी राजधानी के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह का सुदृढ़ीकरण कराया था। ठीक, उसको इन्फोर्स कराया था। और इनके कार्यकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, मतलब कि वो अपने शरीर को छोड़ करके चले गए थे। ठीक, उन्होंने अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप बनवाया और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी अपने समय में उन्होंने करवाया था। तो इतनी बात रही अजातशत्रु के बारे में। अब आते हैं उदयन के बारे में बात करते हैं। ठीक, अजातशत्रु के बाद उनका पुत्र उदयन अथवा उदयभद्र शासक बना। ठीक, उसके दो नाम थे, उदयन या फिर उदयभद्र के नाम से उसको जाना जाता था। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था और उसके लिए उन्होंने पाटलिपुत्र में एक नगर का निर्माण कराया था। अलग बात है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक, इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इनका जो राज्यकाल है वो 460 से 440 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। जब हम इसी वंश के अन्य शासकों के बारे में बात करें तो उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड, दर्शक, ये लोग शासक हुए, लेकिन वो बहुत समय तक शासन नहीं कर पाए क्योंकि उन वो बहुत योग्य भी नहीं थे और शासन जो कार्य था उसमें बहुत ज्यादा वो निपुण और कुशल भी नहीं थे। इसलिए इसके बाद जो हर्यक वंश था उसका पतन हो गया और उसकी जगह ली शिशुनाग वंश ने, जिनका राज्यकाल 412 से 344 ईसा पूर्व का माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि यह मगध साम्राज्य का दूसरा राजवंश था जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी और उसके नाम पर ही इसको शिशुनाग वंश कहा जाता है। ठीक है। वह शिशुनाग अंतिम हर्यक शासक नागदशक का अमात्य था। ठीक है। तो अंतिम जो हर्यक शासक थे उनका नाम था नागदशक और शिशुनाग उनके अमात्य मतलब कि उनके मंत्री हुआ करते थे। बौद्ध बौद्ध साहित्य की माने तो राजा नागदशक को नागरिकों द्वारा निष्कासित कर दिया गया था और उनकी जगह पर शिशुनाग को राजा बनाया गया था। आरंभ में शिशुनाग की राजधानी भी राजगीर थी और बाद में उन्होंने उसको पटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था।
शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था। ठीक है, अवंती जैसे हम कह रहे थे ना, एक और महाजनपद, वो है अवंती, जिसको उन्होंने मगध साम्राज्य में मिला लिया था, उसको अनेक्स कर लिया था। कालाशोक इनका उत्तराधिकारी था, कालाशोक। ठीक, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसकी दूसरी राजधानी वज्जी थी। दूसरी राजधानी थी वज्जी, जिसके ऊपर हर्यक वंश का जब शासन था तभी अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, तो जब हम काला अशोक के बारे में बात करें तो इनके शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया गया था। ठीक है, मतलब कि जब हम कालाशोक के बारे में बात करें तो पाटलिपुत्र तो उनकी राजधानी थी ही थी, उसके अलावा वैशाली भी उनकी राजधानी थी। शिशुनाग के राज्य के दौरान वह वाराणसी का गवर्नर था। मतलब कि जो कालाशोक था वो, जब शिशुनाग जब तक जीवित थे तब तक वो वाराणसी के गवर्नर थे। मतलब कि वाराणसी का शासनकाल की शासन प्रक्रिया वो देखते थे। ठीक है, वो यहाँ के गवर्नर थे। ठीक है, तो जब हम कालाशोक के बारे में बात करें तो बौद्ध साहित्य कहता है कि उनके 10 पुत्र थे, लेकिन वो कोई भी विशेष छाप छोड़ने में असफल रहे और उसके बाद शिशुनाग वंश का अंत हो गया। तो शिशुनाग वंश का जब अंत हुआ तो उसके बाद नंद वंश का वहां पर उदय हुआ। नंद वंश का शासन 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ठीक है, तो नंद वंश के दौरान मगध साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में पंजाब से विंध्य पर्वत श्रृंखला तक फैला हुआ था। मतलब कि लैंडस्केप बहुत ही बड़ा था उस समय पे। ठीक, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदन की हत्या करके नंद वंश की नींव रखी थी। ठीक है ना, मतलब कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक का नाम था महानंद, जिनकी हत्या कर दी गई थी महापद्म नंद के द्वारा। ठीक, और उसके बाद उन्होंने नंद वंश की नींव वहां पर रखी थी। महापद्मनंद ने पंचाल, कशीश, हयाय, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथल, शूरसेन इन राज्यों को हराया था और उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया था। जब हम महाबोधि वंश के बारे में बात करें तो धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक, जिसे ग्रीक लेखक अग्रमीस और जेंद्रमीस के नाम से भी जानते हैं। उसका जिक्र उन्होंने इस नाम से भी वहां पर किया हुआ है। जब हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में बात करें तो महापद्मनंद को महाबोधि वंश में उग्रसेन और पुराणों में सर्वक्षत्रांतक और एक राट कहा गया है। ठीक है, उग्रसेन, एक राट और सर्व क्षत्रांतक, ये इनको कहा गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नंदवंश के बारे में, जिसके अंतिम शासक का नाम था धनानंद। ठीक है, जब हम धनानंद के बारे में बात करें तो उसकी कुरीतियों की वजह से जनता में उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। और ये वही समय था जब सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, और उसके बाद 326 323 ईसा पूर्व के बाद के बारे में बात करें की जाए तो नंद वंश का पतन हो गया था। जब हम नंद वंश के समय में प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो ये बात तो सब अब तक सबको समझ में आई गई है कि मगध भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता, सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य यहाँ पर हुआ करता था। ठीक, इस समय में नौकरशाही रक्त संबंध से अलग थी। बलिसधक, शौलिकक, राजुग्राहक, अक्ष पटलाधिकृत इस काल के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, सो महाजनपदों के सैनिक दोधारी तलवारी और सरकंडे के बाणों के मुख पर लोहे की नोक लगाकर उपयोग किया करते थे, इस बात के प्रमाण मिलते हैं।
इस दौरान धातुओं का उपयोग बृहद स्तर पर किया जाता था, मतलब कि मेटलर्जी उस समय पे काफी अच्छी स्टेज में पहुंच चुकी थी और लोग धातुओं का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से किया करते थे। ठीक। इस दौरान जब हम कृषि के बारे में बात करें तो कृषि उत्पादन भी बहुत अच्छा खासा था। ठीक है। उस इस समय में लोहे के बने उपकरणों का इस्तेमाल कृषि में प्रारंभ हो चुका था। कृषि के विकास के लिए नई नई पद्धतियों का भी विकास इस समय में हो रहा था और इस दौरान वास की भूमि और कृषि भूमि को अलग अलग किया गया, मतलब कि जो हम कहें कि जो लैंड या कह लीजिए भूमि एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही थी और रीजन्स के लिए यूज हो रही थी, ठीक है, जहां पर लोग रहते थे रहने के काबिल, ठीक है, उन दोनों को सेपरेट कर लिया गया था। ठीक है। इन दोनों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है। और भूमि की इकाई निवर्तन कहलाती थी। ठीक है। इसका नाम था निवर्तन। ठीक है। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापारियों ने अपने अलग अलग संगठन बना लिए थे। ठीक है। उन व्यापारी संगठनों को कहा जाता था श्रेणी, जो एक पर्टिकुलर कहना चाहिए बिजनेस में हुआ करते थे, व्यापार में हुआ करते थे, उसके लिए उन्होंने श्रेणी बनाई थी। ठीक है। मतलब कि श्रेणी क्या थी, एक ही कार्य करने वालों का समूह था। ठीक है। जिसका प्रमुख श्रेष्ठन या ज्येष्ठक कहलाता था। ठीक है। श्रेष्ठन, ज्येष्ठक। ठीक। इस नाम से हम इसको जानते थे। इस समय में विनिमय के लिए सिक्कों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। जो करेंसी थी उसमें कॉइन्स यूज हुआ करते थे जो सोने और चांदी के बने हुए होते थे। ठीक है। और इस काल के जो सिक्के थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है। और इस दौरान व्यापारिक गतिविधियों में भी बहुत वृद्धि हुई थी और इस समय में व्यापारिक गतिविधियों की वृद्धि के लिए पांड्य सिद्धि संस्कार, पांड्य सिद्धि संस्कार इस्तेमाल में लाया जाता था। ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब एवं बिहार के आसपास के क्षेत्रों में द्वितीय नगरी क्रांति आरंभ हुई। जैसे हमने कहा द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, वो कहीं ना कहीं इसी समय में नंद वंश के समय में इस्तेमाल के समय में होने लग गया था। जब हम प्रारंभिक बौद्धिक साहित्य के बारे में बात करें तो बुद्ध के समय के 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से जो सबसे प्रमुख आते हैं उनमें मगध का नाम आता है। ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे वीडियोस को देखते रहिए, उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उन्हें लोगों के साथ में शेयर करिए और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताइए। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।